This is an ABP Life podcast. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ H3N2 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की। इसमें एक्सपर्ट्स ने कहा कि देश में कोरोना के मामले कम हुए हैं, लेकिन फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं। ये फ्लू कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। पिछले 2 महीने की अगर मैं बात करूं तो राजधानी दिल्ली समेत भारत के कई हिस्सों में इन्फ्लुएंजा के मामले बढ़े हैं। कोरोना महामारी के बाद फ्लू के बढ़ते मामलों से लोगों में डर है, क्योंकि इससे जूझ रहे मरीजों में कोरोना जैसे ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं। बीते कुछ दिनों में दिल्ली और आसपास के इलाकों से कई ऐसे मरीज अस्पताल पहुंचे हैं जो 10-12 दिनों से तेज बुखार के साथ खांसी से परेशान हैं। ICMR की रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले 2-3 महीनों से इन्फ्लुएंजा वायरस का एक सब टाइप H3N2 फैल रहा है। देश के कई हिस्सों में लोगों में इसी स्ट्रेन के लक्षण मिले हैं। अगर आपको भी ऐसे ही कुछ लक्षण हैं तो जरूर सुनिए आज का FYI, जहां बात करेंगे क्या है इन्फ्लुएंजा और ये H3N2 और किसी वायरल से ये किस तरह अलग है। मैं मानसी हूँ आपके साथ ABP लाइफ पॉडकास्ट पर, जहां मेरे साथ में जुड़ चुके हैं यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर परमजीत सिंह। वेलकम टू ABP लाइफ पॉडकास्ट। सर, सबसे पहले जो जानना चाहूंगी वो कि इस वक्त क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंजा के जो वायरस हैं वो लगातार आते जा रहे हैं, तो इस वक्त कौन सा प्रिवेलेंट है इन्फ्लुएंजा वायरस और ये होता क्या है? देखिए, इन्फ्लुएंजा एक काइंड से एवियन और जूनोटिक वायरस है। बेसिकली जानवरों का वायरस ज्यादा है। और जी, इनमें ABCD 4 प्रकार के इन्फ्लुएंजा होते हैं। और इन्फ्लुएंजा ए है जो ह्यूमंस में बहुत ज्यादा पाया जाता है, इन्फेक्ट करता है, और दूसरे एनिमल्स को जैसे बर्ड्स को, पिग्स को, इनको भी इफेक्ट करता है। और इसमें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा ए में। और उसके भी लेकिन कई सब टाइप्स हैं, जैसे H1N1 स्वाइन फ्लू हमने पहले बहुत बार सुना है। अब जो आ रहा है वो H3N2 है। जी। तो ऐसे और भी बहुत सारे H1N2, H5N1, H7N9, ऐसे बहुत सारे वेरिएंट्स हैं उसके, जो हम जानते हैं वायरसेस म्यूटेट होते हैं। तो वैसे ही इन्फ्लुएंजा का ए वेरिएंट भी बहुत म्यूटेशंस होते हैं। ऐसे ही इन्फ्लुएंजा बी भी है। बी वाला जो है वो नॉर्मली बहुत माइल्ड माना जाता है, जो ह्यूमंस में आता है और सीजनली एपिडेमिक्स करता है, बच्चों में ज्यादा आता है वो। और वो भी उससे ए से थोड़ा माइल्ड माना जाता है। और सी और डी जो है वो बहुत ही ज्यादा माइल्ड है, इतने की उनके बारे में ज्यादा आप लोगों को सुना भी नहीं होगा, आप लोगों है ना, वो चीज है दोनों लोगों। और डी वाला तो ह्यूमंस को आता ही नहीं है, वो कैटल्स को आता है। तो इन्फ्लुएंजा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस करते हैं, हमें लंग्स में इन्फेक्शंस होने वाले जो वायरसेस हैं उनके होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए अभी जो चल रहा है वो H3N2 है जी। और ये H3N2 जो है, इसका जो वेरिएंट अभी चल रहा है ये H3N2, इसमें बर्ड्स और पिग्स, उसमें सबसे ज्यादा ये वायरस फैलता है। बर्ड्स और पिग्स में, और उन्हीं के थ्रू, मान लीजिए कोई पोल्ट्री है, पिग फार्म है, उन्हीं के थ्रू या इन्फेक्टेड बर्ड्स के थ्रू ह्यूमंस में जाता है। इन्फेक्टेड एनवायरनमेंट कंटेमिनेटेड से ह्यूमंस में आके ह्यूमन टू ह्यूमन H3N2 वाला ट्रांसमिशन बहुत कम है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन काफी कम है, लेकिन पॉसिबल है। कहीं कहीं रिपोर्ट्स में ये भी कह रहे हैं कि पॉल्यूशन भी इस वायरस का एक रीजन कहा जा रहा है। जितना पोल्यूशन होता है उतने एजेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं वायरस को आगे। अगर कोई वायरस हवा में आता है तो उसे ज्यादा देर हवा में रखने के लिए, क्योंकि माइक्रो पार्टिकल्स जितने पोल्यूशन पे होंगे वो उतना देर वायरस को हवा पे रखेगा, इधर उधर फैलाएगा। तो पोल्यूशन वायरस के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड, एक अच्छा एनवायरनमेंट बना देता है। एक तरीके से कैरियर हो गया। हाँ, कैरियर बन जाता है, ज्यादा देर तक हवा में रहता है तो इन्फेक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसी वजह से पोल्यूशन, चाहे वो हमारे एरियाज में हो, घरों के पास हो, या ऐसी जगह पे हो जहाँ पे इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं, जहाँ पोल्ट्री हैं, वहां से भी पोल्यूशन इफेक्ट कर सकते हैं बहुत ज्यादा जी। अच्छा, वेदर चेंज में होने वाला जो वायरल है ये उससे कितना अलग है? वेदर चेंज जो होता है उसमें ज्यादातर इन्फ्लुएंजा बी का हाथ होता है जी। और इन्फ्लुएंजा के ही ये सारे एसोसिएटेड कह लीजिए वेरिएंट्स हैं, मगर पॉइंट इज कि इनमें भी कुछ माइल्ड होते हैं, कुछ में पॉसिबल सिवियरिटी होने के चांसेस होते हैं।
लेकिन ये सब एक दूसरे के भाई बहन ही हैं, एवरीथिंग इज रिलेटेड। हाँ, तो इन्फ्लुएंजा आज से नहीं है, तो करोड़ों सालों से चल रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि इसको प्रिवेंट करने के लिए सब मेथड्स हैं। हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है इन्फ्लुएंजा की, इसमें जो हाँ जी क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन अवेलेबल है। इसमें 2 इन्फ्लुएंजा के जो मेन वेरिएंट है, ए वाले 2 और 2B वाले, वो चारों के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप की जा सकती है। और ऑब्वियस सी बात है, कोरोना के बाद सारी दुनिया जानती है कि अपने प्रिकॉशंस उन्हें कैसे रखने हैं। अगर कोई आदमी छींक रहा है तो उससे दूर रहो, खांसी है दूर रहो, है ना। तो प्रिवेंशन हमारे हाथ में है। दूसरी चीज एक ये भी जानना चाहूंगी कि कहीं कहीं जो रिपोर्ट्स हैं, अगर एम्स की गाइडलाइंस को देखें जो जारी की गई हैं, वो कह रही हैं कि एंटीबायोटिक्स इसमें अवॉइड करना है, तो क्या ये सच है सर? बिल्कुल सही बात है। देखिए, किसी भी प्रकार के वायरस के खिलाफ एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते। सो ऑब्वियसली इन्फ्लुएंजा एक सीजनल फ्लू ऐसा नहीं है कि अगर इन्फ्लुएंजा के एक वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं H3N2, तो हर इंसान जिसको खांसी या जुकाम या छींक आ रही है उसको वही वेरिएंट होगा। हो सकता है उसको कोई और वेरिएंट हो सकता है उसको सिंपल वेरिएंट हो। तो हर इंसान जिसको थोड़ा सा बुखार खांसी सर्दी हो रही है उसे एंटीबायोटिक देना कायदे से गलत होता है। एंटीबायोटिक उसी को दिया जाता है जिसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन का अगर रिस्क होता है, बहुत ही ज्यादा फीवर होता है, हॉस्पिटल में एडमिशन हो रहा है कि क्योंकि हॉस्पिटल में पेशेंट्स को सेकेंडरी इन्फेक्शन के रिस्क होते हैं, तो एक क्लिनिकल जजमेंट के बेसिस पे दिया जाना चाहिए। हर वायरल इन्फेक्शन के ऊपर एंटीबायोटिक्स बिल्कुल काम नहीं करते। जी बिल्कुल। तो किस तरह से ये इफेक्ट कर रहा है ह्यूमन बॉडी को? देखिए, ज्यादातर केसेस में जो भी अफेक्ट होगा उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं। और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत ही रेयर केसेस में आप मानिए कि वो लंग्स के अंदर जाएगा, निमोनिया करेगा या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम करेगा, और बहुत ही कम लोग होंगे जो हॉस्पिटल एडमिट होंगे, जो शॉक और जहां पर हम जान की बात करते हैं डेथ वाली काम, वो बहुत ही कम लोगों में होते हैं। ज्यादातर लोगों में केवल हल्का बुखार और खांसी तक रेंज रहेगा, माइल्ड सा होगा, और उसमें भी आप कह लीजिए ज्यादातर लोग खुद ही ठीक हो जाते हैं या थोड़े से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेके मैनेज करके ठीक हो जाते हैं। जी, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। जी, चूंकि आपने कहा कि एंटीबायोटिक्स नहीं लेना, तो अगर किसी को फीवर हो रहा है या कुछ ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं, तो उसका पहला स्टेप क्या हो? सबसे पहले उनको अपना वाटर इनटेक बढ़ाना है, क्योंकि फीवर जब भी आता है बॉडी हीट जनरेट करती है, तो बॉडी के अंदर से पानी इवेपोरेट होने लगता है। फीवर में सबसे ज्यादा सिम्टम्स जो मसल पेन, मसल क्रैम्प, हमें डिहाइड्रेशन की वजह से आते हैं। और सभी को ये समझना जरूरी है कि फीवर बॉडी का रिस्पॉन्स है वायरस को मारने के लिए। सो फीवर इज नॉट बैड। फीवर को हमें आते ही दबाना नहीं है। अगर फीवर पेशेंट का 101 डिग्री से ऊपर जा रहा है और उसे बहुत ज्यादा बॉडी पेन हो रहा है कि वो अपने नॉर्मल काम नहीं कर पा रहे, तो उन्हें पैरासिटामोल या अपने डॉक्टर से बात करके फीवर के लिए एंटीपायरेटिक या एनाल्जेसिक पेन किलर्स या एंटीपायरेटिक मेडिसिन लेने चाहिए, एंटीबायोटिक नहीं। एंटीपायरेटिक या पेन किलर्स लेके अपने सिम्टम्स को मैनेज करना है। ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि पेशेंट या पर्सन जो है वो अपने काम कर पाए, अपनी वर्किंग कर पाए, और साथ ही अपना ख्याल भी रखे कि अपना पानी सबसे बड़ा इलाज है वायरसेस के लिए। वाटर इनटेक उन्हें ज्यादा करना है। अगर गला खराब है तो ठंडा पानी ना पिए, थोड़ा कुनकुना पानी पिए। उसमें आप अदरक वाली चाय ले सकते हैं, काढ़ा ले सकते हैं, सूप्स ले सकते हैं। तो एनीथिंग विच इज अ लिक्विड वो आपके मदद करेगा। ये पहला स्टेप होना चाहिए। जी जी बिल्कुल सर। आज जो ये हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं खुद का ख्याल कैसे रखें। अगर आपको लगता है कोई जरूरी जानकारी जो हमने कवर नहीं की, वो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं सर। इसमें सबसे जरूरी जानकारी है ये वैक्सीन, क्योंकि फ्लू के लिए हमारे पास बहुत ही इफेक्टिव क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन है। जैसा मैंने आपको बताया, कई सारे फ्लू के वेरिएंट्स हैं, जो कुछ बहुत ज्यादा माइल्ड है, तो जो बहुत माइल्ड है उसके लिए वैक्सीन बनाने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए बनाई नहीं गई। तो जो पोटेंशियली सिवियर केसेस जनरेट कर सकते हैं, उनके लिए, उन 4 ऐसे वायरसेस के लिए 2 इन्फ्लुएंजा ए और 2 इन्फ्लुएंजा बी के जो दिग्गज वायरस हो सकते हैं, जिन्होंने पहले कभी तंग किया है, बहुत इन्फेक्शन करके जाने ली है, उनके लिए वैक्सीन बनी है क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन। फ्लू वैक्सीन जिसको हम कहते हैं, फ्लू शॉट कहते हैं, वो कायदे से हर साल सभी को लेनी चाहिए। 6 महीने से ऊपर
के एज के बाद। अगर 6 महीने से 8 साल के बीच में कोई बच्चा है जिसने कभी वैक्सीन नहीं ली है फ्लू की, तो उसको 2 डोज लगने चाहिए 1 महीने के अपार्ट में, ताकि उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। और अगर उसमें 6 महीने से ऊपर एक बार पहले कभी इस प्रकार की फ्लू वैक्सीन ले चुके हैं, तो उसे साल में एक बार या 6 महीने में एक बार का डोज, डिपेंडिंग अपॉन उनकी सेंसिटिविटी, कि भी उनको बार बार इन्फेक्शन होता है। कुछ लोग होते हैं जो बार बार इन्फेक्ट होते हैं, बार बार उनको दिक्कतें होती हैं, तो 6 महीने में एक डोज भी लगा सकते हैं वो, दिन में, हफ्ते में। वो बच्चों के लिए, बच्चों का महीने मतलब 6 महीने में। और 8 साल के ऊपर है, 9 साल के ऊपर, तो साल में एक डोज लगेगा क्वाड्रीवेलेंट फ्लू शॉट का। इससे ये नहीं होगा कि आप इन्फेक्ट नहीं होंगे, पर इससे ये जरूर होगा आपका इन्फेक्शन माइल्ड हो जाएगा, और ज्यादा माइल्ड हो जाएगा, और बीमारी आपकी जो ज्यादा दिन चलनी है वो जल्दी ठीक हो जाएगी, बिना किसी सीरियस दवाई के ठीक हो जाएगी। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूँ आपके साथ। सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट। This is an ABP Life podcast.